जी मौजूद हूँ। वीरेंद्र। और आप देखिए कि मेरे पीछे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो रोड है यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम जो नेता है चाहे इसमें सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष को या फिर निर्दलीय हो, हर कोई जो है यहाँ पर हाँ। आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो है कुछ नेताओं को हमने रोकने की भी कोशिश की और जो गेट नंबर 6 के ऊपर जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की, तो यहाँ पर किसी के द्वारा जो है कोई जवाब है वो नहीं दिया गया। और वो मीडिया से बचते हुए जो कह सकते हैं सीधा जी। अंदर जो सदन के अंदर है जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमने सुबह से लगातार जो है अपने दर्शकों तक बताया था कि किस तरीके से जो है आज का दिन है वो सदन के अंदर रहेगा और लगातार आपने देखा होगा कि सदन अभी कुछ ही समय में जो है स्टार्ट हो रही है और उस दरमियान जो है कांग्रेस के द्वारा जो हंगामा बरपाया जा रहा है उस हंगामे को देखते हुए जो है आज का जो कह सकते हैं कि जो सदन का दिन है वो पहला दिन है और ये पूरा हंगामेदार रहने वाला है। जी शिवानी। बिल्कुल, एक बार शशि मोहन के पास चलते हैं। वो अंदर की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि कैसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि, आपने इतनी बातचीत की, इतने रिएक्शंस लिए हैं, आपसे हम जानेंगे। उससे पहले जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि अब सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और ये सदन के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज कि ये कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन और बेहद महत्वपूर्ण आज ये दिन है क्योंकि तमाम मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे होंगे और विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि सदन के बाहर जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है उसमें आपने देखा है कि विपक्ष ने कैसे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारी की है। वोट चोरी को लेकर भी मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बाहर की तस्वीरें इतनी हंगामेदार है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सदन के भीतर की तस्वीरें कितनी हंगामेदार होंगी। और आज पहला दिन मॉनसून सत्र का और आज दोनों की जो तैयारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो मुकम्मल नजर आ रही है। हमारे दो सहयोगी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। सदन के बाहर की जो हलचल है, कैसे अभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं हमारे सहयोगी शशि तमाम जो नेता यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कर जान रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई गई है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष ने देने की तैयारी की और कैसे तमाम सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं सत्ता पक्ष पर। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदन के बाहर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं हाथों में तख्तियां लेकर निशाना साध रहे हैं। दोनों पक्षों से अपील कर रहा हूं, अपनी अपनी जगहों पर विराजें, अपनी जगह पर विराजें, सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। मैं विपक्ष से भी अपील करूंगा, विपक्ष से अपील करूंगा कि विराजो, आपसे भी अपील कर रहा हूं कि विराजिए, दोनों विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। पहले अनुमति, बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा। बैठिए। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 में प्रस्तावित संशोधन से राज्य सरकार की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मंदिर मंडल पर श्री तिलकायत जी के वंशजों को एकाधिकार हो जाता है। प्रस्तावित संशोधन से आम वैष्णव जन को कोई लाभ होता नहीं दिखता, बल्कि वंशागत आधिपत्य स्थापित होता है जो अंततः राज्य सरकार की छवि के प्रतिकूल है। राज्य सरकार का नियंत्रण कमजोर होने से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और वैष्णव जन की सुविधाएं विकसित करने में कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बाहरी राज्य की संपत्तियों को मंदिर की परिभाषा में शामिल करने से अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा के उक्त विनियोजित उपबंधों के अध्याधीन पुनर्विचार के लिए नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 को इतर लौटाता हूँ। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि प्रमुख सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं की अनुमति से शब्दों की भी गरिमा रखिए, शब्दों की गरिमा रखिए। आप विधायक हैं, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, विधायक की गरिमा मत गिराइए। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024। 2, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2025। 3, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025।
राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025। 5. राजस्थान वित्त विधेयक 2025। 6. राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विद्या संशोधन विधेयक 2025। 7. भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025। 8. बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025। 9. राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2025। 10. राजस्थान विद्या निर्देशन विधेयक 2025। सदन पर की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अध्यादेश श्री गजेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति में से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 दो सदन की मेज पर रखता हूँ। कुछ तो हया रखो, कुछ तो गरिमा रखो। आपको जनता ने चुना है, आप विपक्ष के नेता हो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। किसके लिए क्या कर रहे हो? ये महासभा नहीं है, ये मार्केट नहीं है, चौराहा नहीं है, ये सदन का सत्र है, सदन की विधानसभा का हॉल है। विराजिए। हो गया? सदन का सदस्य का स्थान रिक्त होने की सूचना समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है। इसके बाद समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है, श्री कंवरलाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 193 अंता जिला 12 से 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 1E एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 में वर्णित प्रावधान अनुसार राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से दोष सिद्धि की दिनांक से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसके फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता 193 जिला 12 रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 23 मई 2025 को करवा दिया गया है। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और नियमन विधेयक शोभा नहीं देता। आज पहला दिन है, मैं साइन कर रहा हूँ। मेरे को मजबूर मत करना, मैं कोई कठोर कदम उठाऊं। विधायी कार्य पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं प्रक्रिया के नियम 63/1 के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 का अध्यादेश संख्या 1 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। श्री सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। श्री दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, सॉरी, एक सेकंड। प्रश्न ये है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन
तो सदन के भीतर की ये तस्वीर आप देख रहे थे। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में विपक्ष की नारेबाजी मती से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो तो विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर भी मुद्दा उठाया है और सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया है। आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करती हूं। शुगर की बात थोड़ी होगी, कल कर लेंगे। शोक का अभिव्यक्ति माननीय सदस्य, शोक का तो अपना अंतर्मन से स्वीकार करो। बिराजो अपने स्थान पर। मैंने हद हो गई। नहीं, नो नो, कोई अंकित नहीं, बहुत कर लिया मैंने आपको बैठने के लिए। अब आप बिराजो। नो शोकाभिव्यक्ति माननीय सदस्यगण, नो, कोई अनुमति नहीं है। नो, अंकित नहीं। शोकावधि के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, अरे कुछ तो आपने अंतर मन से स्वीकार करो। आप बैठो, आप बैठे, लो बैठिए। विपक्ष नहीं तो क्या हुआ? आपको नियम थी, नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं है। बिराजिए। अरे शोकावधि बिराजो। शोका, अरे इनको शोक प्रकट नहीं करने, अपन तो करेंगे। करिए। जो माननीय सदस्य शोकाव्यक्ति पे आप अपने स्थान में बैठिए। शोकाव्यक्ति पे तो अरे कुछ तो करो। आप तो बैठो, आप बैठो। नो, कुछ नहीं सुनूंगा आज, कुछ नहीं सुनूंगा। आपने मेरे अवहेलना की है, ये कुछ नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्यगण, इनको बिराजो। अरे आप बिराजो। वो भी आए समय पे नियमानुसार सब कार्रवाई करूंगा। शोकाव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर गिरिजा व्यास एवं कर्नल सोना, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, कोई नहीं बोलेगा, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह और सदन के पूर्व सदस्य श्री कृष्णाराम नाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पहला, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन का सांसद निर्वाचित हुए। राज्यसभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री गणेशन अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक मणिपुर के राज्यपाल रहे। इस दौरान जुलाई से नवंबर 2022 तक आपके पास पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। श्री गणेशन फरवरी 2023 को नागालैंड के राज्यपाल बने तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री गणेशन की हिंदुत्व शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। आप तमिलनाडु की पत्रिका ओरे नाडु एक राष्ट्र के संपादक भी रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हुए। आप तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे। श्री गणेशन का दिनांक 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के हिसार ग्राम में हुआ। आपने बीएससी एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री सत्यपाल मलिक विधानसभा तथा 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान
आप उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री मलिक केंद्रीय सरकार में संसदीय कार्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे। श्री मलिक बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री सत्यपाल मलिक का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिबू सोरेन लोकसभा के लिए 8 बार निर्वाचित हुए। आप वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तो विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त विपक्ष के नेताओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन की शुरुआत में ही हंगामा शुरू कर दिया था। वोट चोरी को लेकर भी सदन के बाहर जमकर हंगामा किया गया और सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सदन के भीतर भी जमकर हंगामा किया है। वोट चोरी को लेकर तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की और आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं और यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर शिबू सोरेन का दिनांक 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। चौथा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुनः प्राभा में हुआ। आपने मेरिट तक शिक्षा प्राप्त की। श्री वीएस अच्युतानंदन 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। आप 3 बार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। तो विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी किया है और स्पीकर इस पर नाराज भी हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर बाजार या चौराहे जैसी हरकत ना करें, यहां जनहित के मुद्दे उठाने हैं और ऐसे में जीवन में श्री अच्युतानंदन केरल प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री अच्युतानंदन मलयालम, हिंदी जानकार थे। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री वीएस अच्युतानंद का दिनांक 21 जुलाई 2025 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को तत्कालीन बर्मा के रंगून में हुआ। आपने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीए व एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री विजय रूपाणी जुलाई 2006 से जुलाई 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्य के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रूपाणी 2 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे तथा गुजरात सरकार में परिवहन, श्रम एवं रोजगार तथा जल आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे। आप 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपने गुजरात के चौमुखी विकास के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की। आपने सोनो साथ सोनो विकास के मंत्र के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया। आप सार्वजनिक जीवन में श्री रूपाणी गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के तथा गुजरात पर्यटन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे। आप राजकोट नगर निगम के मेयर भी रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। श्री विजय रूपाणी का एयर इंडिया विमान हादसे में दिनांक 12 जून 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को नाथद्वारा में हुआ। आपने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री गिरिजा व्यास 8वीं राजस्थान विधानसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा में आप प्राकलन समिति क एवं ख की सदस्य रहीं। आप फरवरी 1988 से मार्च 1990 तक विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री रहीं। इस दौरान आपके पास पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, संस्कृत शिक्षा तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभागों का स्वतंत्र प्रभार रहा। डॉक्टर व्यास 10वीं, 11वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा की सदस्य रहीं। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न मंत्रालयों की समितियों की सदस्य रहीं। आप केंद्रीय सरकार में सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय की उप मंत्री भी रहीं तथा आवासन एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय की मंत्री भी रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, सभापति तालिका की सदस्य रहीं। डॉक्टर व्यास कांग्रेस संसदीय समिति की मुख्य सचेतक भी रहीं। कांग्रेस से संबंध रही डॉक्टर व्यास ने दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रही डॉक्टर व्यास ने विदेशों में आयोजित सम्मेलन, बैठकों एवं सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही डॉक्टर व्यास उदयपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं दर्शन शास्त्र विभाग की प्रमुख रहीं। आपने विदेशी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग लिया। साहित्य में रुचि रखने वाली डॉक्टर व्यास ने कविताएं एवं उर्दू में गजलों का लेखन भी किया। उल्लेखित कविताओं का संग्रह नोस्टैल्जिया हिंदी एवं उर्दू भाषा में सीप, समंदर और मोती सहित अन्य कई पुस्तकों का लेखन किया। आपके आलेख देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्ण क्षति हुई है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का दिनांक 1 मई 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का जन्म 31 मार्च 1945 को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में हुआ। आपने बी की उपाधि प्राप्त की। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से फेलोशिप प्राप्त हुई। कर्नल सोनाराम 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। आप 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बैतूल निर्वाचन क्षेत्र से इसके विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। भारतीय सेना में लगभग 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल सोनाराम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। आपको थल सेना प्रमुख एवं वायु सेना प्रमुख द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने सार्वजनिक जीवन में आप परिसीमा तथा इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अध्यक्ष रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रहे कर्नल सोनाराम ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। कृषकों के उत्थान के लिए समर्पित रहे कर्नल सोनाराम ने कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन दिया। आपकी खेलों में भी रुचि रही तथा युवा अवस्था में आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। कर्नल सोनाराम का दिनांक 20 अगस्त 2025 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्रीमती चोरी का अभियान चला के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की पोल जो है राहुल गांधी जी ने खोल दी है। आज एक एक सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है उसके बाद चुनाव आयोग को जागना चाहिए था। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। वो उन डाटा की जो है जांच नहीं कराना चाहता, उल्टा राहुल जी से हल्फनामा मांगता है। और बिहार के अंदर जिस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, इन लोगों ने वहां भी 65 लाख वोट काटने का काम किया था। तो आज देश जाग चुका है। हम सब लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में आज पूरा हमारा विधायक दल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ ये अपील करता है चुनाव आयोग से कि वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता के साथ काम करे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं करे। जो वोट चोरी हुई है वो सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार के अंदर SIR के अंदर जो नाम काटे उससे नहीं हुई है, राजस्थान के अंदर भी हुई है। हमारी जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे हमारी अलवर की सीट हो, कोटा की सीट हो, ये सारी सीटें और विधानसभाओं में भी कई जगह इन लोगों ने वोट चोरी की है। इन सब की जांच होनी चाहिए, मांग हम करते हैं। आज राहुल गांधी जी पटना में यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए, और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वोट चोरी कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को। सचिन पायलट ने यहां
सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वोट चोरी को लेकर सदन के बाहर भी हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं सदन के अंदर भी वोट चोरी का ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि आज पहला दिन है सत्र का और ऐसे में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।